हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम कंचन और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी के पॉलिटी के पीवाईक्यूज की। कैसे पीवाईक्यू हमारे पास आते हैं, हमें कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो, हमारा रिवीजन फास्ट हो जाए, और कौन कौन से क्वेश्चंस बीपीएससी ने पूछे हैं अभी से 38 बीपीएससी से लेकर 71 बीपीएससी तक। ये हम लोग देखेंगे और हम लोग एंड में ये भी देखेंगे हम लोग कैसे लक्ष्मीकांत को फास्ट पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये तो हम सबको पता है, क्योंकि पढ़ना तो हमें लक्ष्मीकांत से ही है, लेकिन पढ़ते तो सब है पर मार्क्स तो सबके नहीं आ रहे हैं। तो वो हम कैसे कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। अगर देखा जाए तो ऑन एन एवरेज 15 क्वेश्चंस के अराउंड पॉलिटी से हर बार आते हैं, और उसमें 12 to 13 ईजिली सॉल्वेबल है, जो हम लोग लक्ष्मीकांत से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहले कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं, जैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जैसे सुप्रीम कोर्ट, स्केड्यूल्स, फंडामेंटल राइट्स, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट। तो इन टॉपिक्स पे हमें ज्यादा फोकस करना है। अब ये देखिए, अभी तक हम लोग देख रहे हैं 38 बीपीएससी से लेकर 71 बीपीएससी तक। तो सबसे ज्यादा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 45 क्वेश्चंस, फिर मिसलेनियस 37 क्वेश्चंस, लोकसभा से 34 क्वेश्चंस, प्रेसिडेंट से 22 क्वेश्चंस, फंडामेंटल राइट से 18, सुप्रीम कोर्ट से 18, स्केड्यूल से 15, राज्यसभा से 15, प्रियम्बल से 12 और स्टेट लेजिस्लेचर से 12। इसका मतलब ये टॉपिक्स हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप अपनी बुक रिवाइज करें तो इन टॉपिक्स पर आप ज्यादा ध्यान दें। फिर ये भी देखते हैं कि उन टॉपिक्स पे क्वेश्चन किन किन चीज़ों से ज़्यादा आ रहे हैं। तो हमें ये पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक्स पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अगर आप प्रेसिडेंट का टॉपिक पढ़ रहे हो तो हमें साथ साथ ये भी पढ़ना चाहिए कि प्रेसिडेंट का कौन कौन सा आर्टिकल, लाइक 52 देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 53 एग्जीक्यूटिव पार्ट्स ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर हम लोग एडीएल के बारे में पढ़ रहे हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ, तो हमें पता होना चाहिए उसका स्केड्यूल कौन सा है, 10th स्केड्यूल, उसका अमेंडमेंट कौन सा आया है, 52nd अमेंडमेंट। ऐसे हमें उन टॉपिक्स पे ज़्यादा, आर्टिकल्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, स्केड्यूल्स पे ध्यान देना है, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। जब हम लोग राइट्स, डीपीएस पे ड्यूटीज पढ़ रहे हैं तो हमें आर्टिकल पता होना चाहिए। ऐसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भी कौन से अमेंडमेंट्स आया, तो 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, कौन से ईयर में आया, ये सब हमें पता होना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी इंस्टीट्यूशंस, प्रोसीजर्स, आर्टिकल्स और स्केड्यूल्स पे बहुत फोकस करती है। अब हम ये देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे रिपीट हो रही है। क्वेश्चंस भी रिपीट हो रहे हैं और थीम भी रिपीट हो रहा है, पर वो कैसे हो रहा है अभी हम लोग वो देखते हैं। जैसे सबसे पहले 38 बीपीएससी में 1992 में क्वेश्चन आया, कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन, कि हमें डेट पूछ रहे हैं। और 60 से 62nd बीपीएससी में सेम क्वेश्चन, सेम थीम रिपीट हुआ, नॉट क्वेश्चन की कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। अगर हमें ये पता होता इस क्वेश्चन का आंसर, तो हम ये क्वेश्चन भी कर सकते थे, क्योंकि हमें ये पता चल जाता कि कॉन्स्टिट्यूशन को हमने 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया था। अगर हमने उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया है तो ये इतना कॉमन सेंस हम एग्जाम में लगा सकते हैं कि उसी दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाएंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, डीपीएसपी हमने किस कंट्री से बोरो किया है। ये 2023 का क्वेश्चन है, आपके रिसेंट 69th बीपीएससी का। और सीडीपीयू 2005 में क्वेश्चन आया है, पार्ट 4 इज इंस्पायर्ड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन। अब पार्ट 4 से सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पार्ट 4 इज डीपीएसपी। मैंने आपको ऊपर भी बताया था, जब भी आप कुछ भी पढ़ो उसका आर्टिकल्स, पार्ट, स्केड्यूल, कौन से अमेंडमेंट्स आया, वो चीजें भी ध्यान रखो। तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए पार्ट 4 डीपीएसपी। अब डीपीएसपी कहाँ से इंस्पायर्ड है, तो आयरलैंड से। तो अगर हम ये क्वेश्चन किए होते तो हम लोग ये क्वेश्चन भी इजिली कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है सबसे पहले 2005 में कि सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड वाज एडेड बाय, ये हमसे अमेंडमेंट पूछ रहा है, कौन सा अमेंडमेंट, तो इसका आंसर है 42nd अमेंडमेंट। फिर 2016 में वर्ड आया सोशलिस्ट वर्ड वाज एडेड बाय, सेम क्वेश्चन। देखा जाए तो वर्बेटिम रिपीट हो रहा है, सोशलिस्ट वर्ड एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट। अब जब हम 70th बीपीएससी में आ रहे हैं तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं 42nd अमेंडमेंट से हमने कौन से दो वर्ड्स ऐड किए, तो सोशलिस्ट और सेक्युलर। बट हमें ये भी पता होना चाहिए इन दोनों के साथ साथ हमने इंटेग्रिटी वर्ड भी ऐड किया है।
तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आए कि 42nd अमेंडमेंट से हमने कौन से 3 वर्ड्स ऐड किए हैं, या फिर हमने सोशलिस्ट सेक्युलर इंटेग्रिटी वर्ड किस अमेंडमेंट से ऐड किया, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। इनफैक्ट हमें ये भी पता होना चाहिए ये तीनों वर्ड हमने प्रियम्बल में ऐड किए हैं, और इस पे भी कंट्रोवर्सी थी कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो इसमें 3 केसेस आते हैं। पहला है बेडूबाड़ी यूनियन केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर केशवानंद भारती केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड नेक्स्ट है LIC ऑफ इंडिया केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रियम्बल इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी हम कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो, अब बस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन की तरफ मत देखो, अब उसका आसपास का जो भी बैकग्राउंड आप जान सकते हो आप वो भी देखो, उससे क्या नए क्वेश्चंस बन सकते हैं आप ये भी देखो, तब आपको PYQs का रियल बेनिफिट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन देखिए, 2005 में आया विच केस प्रोपाउंडेड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। फिर 69th में सेम क्वेश्चन, फर्स्ट केस गिविंग बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अगर आपने ये क्वेश्चन किया होता तो आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते थे, और इसका आंसर तो आई थिंक हम सबको ही पता है, द फेमस केशवानंद भारती केस। फिर देखिए क्वेश्चन आया एंटी डिफेक्शन पे, ये CDPO में रिपीट हुआ, 41st BPSC में रिपीट हुआ और 70th BPSC में भी। पहले क्वेश्चन आया 10th शेड्यूल इज रिलेटेड टू, तो हमारा आंसर है एंटी डिफेक्शन, और ये सेम थीम रिपीट हुआ है 70th BPSC में, और क्वेश्चन था एंटी डिफेक्शन प्रोविजंस आर इन विच शेड्यूल। तो हमें पता होता 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड है, और यहाँ पे एंटी डिफेक्शन पूछ लिया तो हम मार सकते थे ना इसका आंसर 10th शेड्यूल। इसलिए जब भी आप पढ़े प्लीज आर्टिकल शेड्यूल्स पे बहुत ध्यान दीजिए, PYQs को दोनों तरीके से देखिए। और यहाँ पे शेड्यूल पूछ लिया एक बार, एंटी डिफेक्शन पूछ लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है 10th शेड्यूल किस अमेंडमेंट से आया, तो 52nd अमेंडमेंट से, ये भी हमें पता होना चाहिए। इसके 4 प्रोविजंस है वो भी हमें पता होना चाहिए। अगर आपको वो 4 प्रोविजंस पता है तो प्लीज कमेंट्स में मुझे बताएं वो 4 प्रोविजंस क्या है एंटी डिफेक्शन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट है राज्यसभा के ऊपर क्वेश्चन है 45th BPSC में, हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एंड 63rd BPSC में भी सेम क्वेश्चन आया है, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एंड योर आंसर इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये सेम क्वेश्चन तो आ गया, बट जब आप वाइस प्रेसिडेंट पढ़ रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल कौन सा है। तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए 63 आर्टिकल है जो बात करता है देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर अभी करेंटली हमें पता होगा हमारे वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन कर दिया था, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि वाइस प्रेसिडेंट के रेजिग्नेशन का आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 67। और फिर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कोई डिफरेंस है, अगर है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रेसिडेंट के ऊपर, प्रेसिडेंट और उनकी एग्जीक्यूटिव पावर। पहले 44th BPSC में क्वेश्चन है एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया और एग्जीक्यूटिव पार्ट्स ऑफ इंडिया आर वेस्टेड इन। सेम क्वेश्चन 65 में यूनियन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड इन, एंड योर आंसर्स आर प्रेसिडेंट एंड योर आर्टिकल इज 53। अब ये एक आर्टिकल था एग्जीक्यूटिव पावर से रिलेटेड, बट जब हम प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तो हम बाकी के भी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखेंगे, जैसे कि आर्टिकल 61 विच इज रिलेटेड टू इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इसके आर्टिकल 54 विच इज रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। हमें प्रेसिडेंट का इलेक्शन कॉलेज पता होना चाहिए, उसमें इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सब होते हैं, और इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बस इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते हैं। तो आपको प्रेसिडेंट का इलेक्शन ध्यान में रखना है, प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज, प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल 123 नॉट 21, आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ऐसे धीरे धीरे हमें सारे आर्टिकल्स पर भी ध्यान देते चलना है। आगे बढ़ते हैं, अब है राज्यसभा की बात। तो पहले क्वेश्चन क्या पूछा, 42nd BPSC में क्वेश्चन आया राज्यसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर। सेम क्वेश्चन 48 to 52nd BPSC में आया टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। अब दोनों का सेम आंसर है,
अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ, ये वाला क्वेश्चन तो खुद ही बन जाएगा। योर आंसर इज 6 years. बेसिकली 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत इलेक्शन से। तो 47th बीपीएससी का क्वेश्चन है, पंचायत इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय हुम। एंड 65th बीपीएससी में भी सेम क्वेश्चन है, हु कंडक्ट्स द पंचायत इलेक्शंस, एंड योर आंसर्स आर स्टेट इलेक्शन कमीशन। फिर 73rd अमेंडमेंट पे क्वेश्चन है। अच्छा एक और बात, जब हम लोग यहाँ पे पंचायत पढ़े तो हमें यहीं पे देख लेना चाहिए किसने इलेक्शन कंडक्ट कराया, ये तो ठीक है, बट अभी हमें रिवाइज करना चाहिए कि पंचायत का आर्टिकल अमेंडमेंट कौन सा है। तो 73rd अमेंडमेंट से आया है, कौन से स्केड्यूल में है, तो 11th स्केड्यूल में है। ये हमें अभी करना है, हमें ये फ्यूचर के लिए नहीं रखना है कि फ्यूचर में जब क्वेश्चन आएगा तब हम देखेंगे, नहीं, ये चीज हमें साइड बाय साइड करते चलना है। ये देखिए 44 और 45th बीपीएससी में क्वेश्चन है, 73rd अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू। फिर सीडीपीओ में क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट रिकॉग्नाइज्ड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। फिर 65th बीपीएससी में भी सेम क्वेश्चन है, पंचायती राज गॉट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय विच अमेंडमेंट। तो क्वेश्चन भी वर्बेटिम रिपीट हो रहा है और थीम भी रिपीट हो रहा है, तो इसका आंसर है वैसे पंचायती राज। तो आपको क्वेश्चंस पे अच्छे से ध्यान देना है। तो अब हम लोगों ने ये देखा कि क्वेश्चंस और थीम रिपीट हो रहे हैं, बट साथ साथ कुछ रिपीटेड पीवाईक्यूज है जो चीजों पे आ रहे थे, जैसे कि प्रियम्बल, लोकल गवर्नेंस। 73rd अमेंडमेंट आया, हो सकता है अगली बार 74th अमेंडमेंट भी आ जाए। तो हमें ये भी पता होना चाहिए 74th अमेंडमेंट अर्बन लोकल गवर्नेंस से रिलेटेड है, उसका स्केड्यूल कौन सा है, तो 12th स्केड्यूल है। मनी बिल, राज्यसभा चेयरमैन, प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव पावर्स आर्टिकल 53, अगले बार पार्डनिंग पावर आ सकता है जिसके आर्टिकल 72 है, ऑर्डिनेंस पावर आ सकता है। ऐसे में क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है। बीपीएससी आर्टिकल्स, स्केड्यूल्स, अपॉइंटमेंट्स, पार्ट्स, इंस्टीट्यूशंस पे बहुत फोकस करिए। तो हमें भी इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, बस थियोरी से काम नहीं चलेगा, हमें चीज़ें को भी अच्छे से देखना पड़ेगा, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है उनका, तब हम अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, चेयरमैन एंड ड्राफ्टिंग कमिटी के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन, अडॉप्शन एंड एनफोर्समेंट का डेट, टाइम टेकन टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड वाई 26 जनवरी वॉज चूजन। तो हमारा फर्स्ट मीटिंग हुआ 9 दिसंबर 1946। हमें ये भी पता होगा कि इसके चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, इसके चेयरमैन सच्चिदानंद सिन्हा थे। और ये हमने फ्रेंच प्रैक्टिस फॉलो की थी, जिसके तहत एल्डेस्ट मोस्ट मेंबर्स को हम चेयरमैन बना देते हैं, इसलिए हमने पहले सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को चेयरमैन बनाया था। फिर 11 दिसंबर 1946 के दिन जो मीटिंग हुई, उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे चेयरमैन बने। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949, इसी दिन हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं। फिर फोर्स में कब आया, 26 जनवरी 1950। अब क्वेश्चन ऊपर था, वाई 26 जनवरी वॉज चूजन, इसका जवाब मुझे कमेंट करके बताइए। वो कौन सा सेशन था, मैं आपको ये बताती कि उस दिन हम लोगों ने पहला इंडिपेंडेंस डे बनाया था। आप लोग ये बताइए कौन सा सेशन था वो, और वो सेशन कहाँ हुआ था, और उसके प्रेसिडेंट कौन थे। आगे बढ़ते हैं। ये तो अभी हम लोग ने देखा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग कब हुई है, अडॉप्ट कब हुआ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू फ्रेम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े तो हमें सब कुछ छोटे छोटे डिटेल्स पता होना चाहिए। लाइक ऊपर हम लोगों ने पढ़ा ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन, उसके साथ हम लोग और भी मेजर और माइनर कमिटीज के चेयरमैन पढ़ सकते हैं, जैसे यूनियन पार्ट्स कमेटी के चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन। ऐसे में छोटे छोटे जो कमिटीज है उनके जो चेयरमैन है वो ध्यान में रखना होगा, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चन आना बहुत लाइकली है। और हमें टाइम लगा था 2 years 11 months एंड 18 days। यहाँ भी आंसर आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। हम लोगों ने कौन सा फीचर कौन सी कंट्री से लिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स, ये हमने यूएसए से लिया है। डीपीएसपी ये हमने आयरलैंड से लिया। ऊपर ये क्वेश्चन भी था डीपीएसपी वाला, तो कि डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया, आयरलैंड, और ये शायद 2 या 3 बार रिपीट हुआ है, हो सकता है अगली बार फंडामेंटल राइट्स आ जाए। पार्लियामेंट्री सिस्टम हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है। स्ट्रॉन्ग सेंटर कनाडा से लिया है। कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया है। यहाँ पर भी ये टेबल है, आप लोग ये देख सकते हैं।
एक एक करके, जैसे कि ब्रिटेन से हम लोगों ने कौन कौन से फीचर्स लिए, यूएसए से क्या लिए, आयरलैंड से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, रशिया से, फ्रांस से, इसमें एक जर्मनी मिसिंग है, जर्मनी से भी हम लोगों ने, वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी बेसिकली, वहां से हम लोगों ने लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब जब लक्ष्मीकांत पढ़ोगे ना, उसमें पूरा एक टेबल दिया हुआ है, वहां से ये सारे फीचर्स आपको लर्न होना चाहिए कि हम लोगों ने कौन सा फीचर कौन से कंट्री से लिया है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट, अगर आप ये गलती करो ना तो आप पीछे हो जाओगे, बाकी सबको एज मिलेगा। कि देखो ऐसे कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे डीपीएसपी वाला आ चुका है, अगली बार फंडामेंटल राइट्स वाला आ जाए, फेडरल सिस्टम वाला आ जाए। अब ये देखो ओथ पे भी क्वेश्चंस आते हैं, सॉरी स्केड्यूल से भी क्वेश्चन आते हैं, कौन से स्केड्यूल में क्या मेंशन है। तो थर्ड स्केड्यूल में ओथ्स, फोर्थ स्केड्यूल में एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स, फिफ्थ स्केड्यूल में शेड्यूल एरियाज, सिक्स्थ में ट्राइबल, सेवेंथ में यूनियन एंड स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट, 10th में एंटी डिफेक्शन, कौन सा अमेंडमेंट ये भी हमें ध्यान होना चाहिए, 52nd, 11th में पंचायत 73rd अमेंडमेंट से, 12th में म्यूनिसिपैलिटीज 74th अमेंडमेंट से, 8th स्केड्यूल मिसिंग है जहां से हम लोगों ने लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट लिया है, 22 लैंग्वेजेस अभी 8th स्केड्यूल में रिकॉग्नाइज्ड है। इसके लिए 3 अमेंडमेंट हुए हैं, 21, 71 एंड 92। और ये लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका है, जब आप 21 और 71 को ऐड करेंगे तो इट वुड बी 92। आप लोग कमेंट्स में मुझे ये बताइए 92 अमेंडमेंट से कौन कौन से लैंग्वेजेस हमने ऐड किए हैं। फिर ये भी हम देख सकते हैं स्केड्यूल 7, 10th, 11th और 12th आर मस्ट रिवाइज, क्योंकि इन पे बार बार क्वेश्चंस आए हैं, तो ये हमें जरूर लर्न होना चाहिए। देखिए क्वेश्चंस कैसे आएंगे कि ओथ किस स्केड्यूल में मेंशन है, तो थर्ड स्केड्यूल। क्वेश्चन ये भी हो सकता है सैलरी किस स्केड्यूल में मेंशनड है, तो सेकेंड स्केड्यूल। एंटी डिफेक्शन लॉ 10th स्केड्यूल, पंचायती राज 11th स्केड्यूल। अगर म्युनिसिपैलिटीज पे क्वेश्चन आ जाए तो ये 12th स्केड्यूल में मेंशनड है। प्रियम्बल के बारे में देखते हैं, प्रियम्बल पे क्वेश्चन आ सकता है, प्रियम्बल के लिए कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, तो मैंने आपको ऊपर भी बताया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 3 केसेस भी प्रियम्बल से रिलेटेड है, वो भी हमें पता होना चाहिए। प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, प्रियम्बल इज आवर सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल स्टार्ट होता है वी द पीपल से। फिर इसमें वर्ड का ऑर्डर पता होना चाहिए, जैसे कि मैं आपको आगे दिखाती हूँ। वर्ड का ऑर्डर है हमारा, जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। फिर जस्टिस की भी 3 टाइप्स है, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। लिबर्टी का बात करेंगे तो ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ऐसा हमें पता होना चाहिए कि किस किस ऑर्डर में क्या क्या वर्ड्स आए हैं। ये 3 वर्ड, इन पे क्वेश्चन आ चुका है ऊपर, इनको ध्यान से देखिए, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। 42nd अमेंडमेंट से हम लोगों ने ये 3 वर्ड अपने प्रियम्बल में ऐड किए हैं। फिर प्रियम्बल का वर्ड का अगर हम लोग सीक्वेंस देखें तो किस सीक्वेंस में है, तो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये 4 वर्ड्स है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। और ये किस टाइप का जस्टिस है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। ये मैंने आपको ऊपर बताया, इस पे भी ध्यान दीजिए। ये देखिए क्वेश्चन 42nd अमेंडमेंट से सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड। प्रियम्बल बिगिंस विथ वी द पीपल ऑफ इंडिया। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, इस पे क्वेश्चन आ चुका है ऊपर, कौन से केस से आया, तो केशवानंद भारती केस, और ये 69th बीपीएससी में रिसेंट में भी पूछा गया है। अब फंडामेंटल राइट्स का बात करते हैं, तो फंडामेंटल राइट्स में एक तो आपको आर्टिकल ऐसे भी पता होना चाहिए कि 12 to 35 फंडामेंटल राइट्स है सबसे पहले। फिर कैसे कैसे डिवीजन है, तो 14 to 18, 19 to 22, फिर 23 से 24, 25 to 28, 29, 30। 14 to 18 क्या है, तो राइट टू इक्वालिटी। 19 से 22 तुम्हारा राइट टू फ्रीडम। 23, 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और माइनॉरिटी राइट्स का बात करते हैं। ऐसे भी आपको पता होना चाहिए, और हर एक आर्टिकल में क्या मेंशन है वो हमें बस इसका कीवर्ड पता होना चाहिए, ताकि हम उसको सॉल्व कर ले आराम से। जैसे कि आर्टिकल 14 अगर कोई बोले तो मेरे दिमाग में चलना चाहिए ऑटोमेटिकली इक्वालिटी से रिलेटेड है। कोई 15 बोले
तो मुझे याद आना चाहिए प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है। कोई 17 बोले तो अनटचेबिलिटी, 19 बोले तो फ्रीडम, 21 लाइफ एंड लिबर्टी, 21A एडुकेशन से रिलेटेड है, 32 है तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32 पे तो आपके 70th मेंस में क्वेश्चन भी आया था। राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 32। और इनफैक्ट 71st मेंस में भी क्वेश्चन आए हैं रिट्स के ऊपर। तो ये प्रीलिम्स में भी आ सकता है। अगर ये मेंस में आ रहा है तो ये प्रीलिम्स में भी आ सकता है। आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप प्रीलिम्स की पढ़ाई करेंगे तो आपको मेंस में भी बहुत फायदा होगा। ये देखिए बस आर्टिकल और कीवर्ड, आर्टिकल कीवर्ड, आर्टिकल कीवर्ड, ऐसे आपको चीजें आराम से याद हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। जब हमारा फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन है, क्या तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट चले जाए या हम पहले हाई कोर्ट चले जाए। अगर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो हम आर्टिकल 32 के अंदर जाएंगे, तो हम हाई कोर्ट जाएंगे तो हम आर्टिकल 226 के अंदर जाएंगे। एक और बात, रिट्स के रिगार्डिंग जो पावर है वो हाई कोर्ट के पास ज्यादा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग पावर है, बट हाई कोर्ट के पास फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ अदर राइट्स के रिगार्डिंग भी पावर है। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 5 टाइप के रिट्स हैं। हमें इन रिट्स का वन वर्ड में मीनिंग भी पता होना चाहिए। जैसे हैबियस कॉर्पस का मतलब है टू हैव द बॉडी ऑफ, मैंडेमस का मतलब है वी कमांड, सर्शियरी का मतलब है टू सर्टिफाई, प्रोहिबिशन का मतलब है टू प्रोहिबिट, को वारंटो का मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी। मे बी आपको मैच द कॉलम में क्वेश्चन है मीनिंग एंड वर्ड्स और ऐसे 4 ऑप्शन दो और ये से मैच करना हो, तो अगर आपको वन वर्ड में जस्ट वन वर्ड में भी अगर आपको मीनिंग पता होगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं। ये देखिए अगर आपको कीवर्ड पता होगा तो आप आंसर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है विच आर्टिकल एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी। अभी हमने ऊपर देखा था आर्टिकल 17, राइट टू एजुकेशन इज रिलेटेड टू 21A, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज रिलेटेड टू 32। अगर क्वेश्चन आ जाए फ्रीडम तो 19, क्वेश्चन आ जाए एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स तो आर्टिकल 18। ऐसे एटलीस्ट आपको वन कीवर्ड विद वन आर्टिकल पता होना चाहिए। आगे देखते हैं डीपीएसपी का ट्रेंड एनालिसिस क्या है। तो बेसिकली डीपी से एसपी से भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको आर्टिकल दिया जाएगा और साथ में उसके प्रोविजंस, आप इसमें बस शॉर्ट में प्रोविजंस याद कर लो ताकि आप आराम से उसको सॉल्व कर सको। जैसे आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, 44 तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, 48 एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, 51 इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव। ऐसे 36 से लेके 51 तक हमारे जितने भी डीपीएसपी है, जस्ट वन वर्ड में वन कीवर्ड आप याद रखो कि अगर क्वेश्चन है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, लेकिन आई विल सजेस्ट यू कि आप पूरा लिस्ट याद रखो, बिकॉज क्वेश्चंस हो सकता है इस बार आर्टिकल 40 आया है, अगली बार आर्टिकल 46 आ जाए, आर्टिकल 47 आ जाए, आर्टिकल 41 आ जाए, तो हमें सारे आर्टिकल्स पता तो होना चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो सबसे पहले ये कौन से अमेंडमेंट्स आया, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट। कौन से आर्टिकल में है, तो 51। किसके रिकमेंडेशन पे, तो स्वरण सिंह। ओरिजिनल ड्यूटीज कितने थे, तो 10, बाद में एक ड्यूटी ऐड किया गया 11। कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया, तो 86। वो कौन सा ड्यूटी था, तो एजुकेशन ड्यूटी। ये क्वेश्चंस ना बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट जैसे, आप एक बार याद कर लो आपको हमेशा याद रहेंगे, और जब भी क्वेश्चन आएगा आप उसको करेक्ट कर लोगे, आपको कभी भी ये मिस्टेक नहीं रहेगा या मन में डाउट नहीं रहेगा कि शिट आपने गलत कर दिया, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कुछ रिप्रेजेंटेटिव पीवाईक्यूज है, जैसे कि विलेज पंचायत का आर्टिकल 40, फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए कौन से अमेंडमेंट्स है। अच्छा आप ये देख लो, अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हर बार पूछा जाता है फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज का। ऊपर हमने देखा था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का आर्टिकल अमेंडमेंट पूछा गया था जो 73rd है। एंटी डिफेक्शन का अमेंडमेंट पूछा जा सकता है जो 52nd है। आगे बढ़ते हैं प्रेसिडेंट रिलेटेड क्वेश्चंस। तो प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव पार्ट, इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्टोरल कॉलेज, इम्पीचमेंट
ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर और पार्डनिंग पावर, ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ये हमें पता होना चाहिए विथ आर्टिकल। जैसे कि 53 एग्जीक्यूटिव पावर, इम्पीचमेंट के लिए इनका आर्टिकल 61 है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर 123 में है, पार्डनिंग पावर 72 है। कितने टाइप की पार्डनिंग पावर है हमें ये भी पता होना चाहिए। कौन कौन पार्टिसिपेट करता है इलेक्टोरल कॉलेज में ये भी पता होना चाहिए। यहाँ पे आर्टिकल्स हैं और सारे पार्ट, जैसे 52 ऑफिस, 53 एग्जीक्यूटिव, 54 इलेक्शन, 55 मेथड, 57 री इलेक्शन, 61 इम्पीचमेंट, 72 पार्डनिंग पावर, 123 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। आप भी चाहो तो ऐसे शॉर्ट नोट्स बना लो और आराम से उसको रिवाइज करते रहो, बार बार देखते रहो, आपको भी चीजें याद रहेगी। अब प्रेसिडेंट और गवर्नर में काफी सिमिलैरिटी, क्योंकि प्रेसिडेंट हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव है और गवर्नर हमारे स्टेट एग्जीक्यूटिव है। तो जब भी आप लक्ष्मीकांत पढ़ो ना, तो आप प्रेसिडेंट और गवर्नर को एक साथ कर लो, इससे आपको बहुत टाइम सेव होगा और आपका कॉन्सेप्ट भी ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा क्लैरिटी होगी आपको चीजों की। जैसे आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट, 153 गवर्नर, ये यूनियन एग्जीक्यूटिव, ये स्टेट एग्जीक्यूटिव। ऑल्दो प्रेसिडेंट इलेक्टेड होते हैं बट गवर्नर इज अपॉइंटेड। इनका ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर 123, इनका ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर 213। क्वेश्चन आ सकता है एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड इन, ये तो हम लोगों ने देखा था, क्वेश्चन था भी और इनके आर्टिकल में भी क्वेश्चन था। तो आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर का, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इनका आर्टिकल, ऑर्डिनेंस पावर का आर्टिकल। ये कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार किसी ना किसी एग्जाम में आपको पूछ ही लिया जाते हैं। आगे देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट पे। तो हमें पता है वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एक्चुअली ये वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दोनों का है। तो सबसे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ही इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एड्स प्रेसिडेंट, कि उनको एड एंड एडवाइस से प्रेसिडेंट काम करते हैं। अच्छा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का आर्टिकल कौन सा है। तो इसका आर्टिकल 75 क्लॉज 3 है। वैसे तो आप 75 याद रखो तो भी चलेगा, बट कुछ एग्जाम्स में मैंने देखा है कि आजकल स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं, तो 75 क्लॉज 3 इज द आर्टिकल। फिर ऐसे ही कैग पे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैग का आर्टिकल पूछा जा सकता है 148, अटॉर्नी जनरल पे क्वेश्चन आ सकता है, वाइस प्रेसिडेंट पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे, प्राइम मिनिस्टर पे, प्रेसिडेंट पे, कि छोटे छोटे हमें यूनियन एग्जीक्यूटिव पता होना चाहिए। अब पार्लियामेंट भी हमारे एक हाई वेट सेगमेंट क्वेश्चन है, इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो पार्लियामेंट पे स्पीकर पे क्वेश्चन आ सकता है, राज्यसभा के टेन्योर पे था भी ऊपर क्वेश्चन, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स पे, स्टेट लेजिस्लेचर से लिंक करके पूछा जा सकता है, ज्वाइंट सिटिंग से, ज्वाइंट सिटिंग को कौन हेड करता है, तो हमारे स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर। आर्टिकल क्या है ज्वाइंट सिटिंग का, तो 108। जो स्पीकर को लेकर भी थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, स्पीकर को रिमूव करने का बात हो रहा था, तो हमें देख लेना चाहिए जब स्पीकर को लेकर कंट्रोवर्सी हो ही रही है तो स्पीकर का रिमूवल का आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल है 94। उसके बाद जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस में हम लोगों ने पढ़ा है कि 100 मेंबर्स ऑफ लोकसभा लेके जाते हैं, एक मोशन पास करते हैं, और 50 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। तो उसी तरह आप मुझे ये बताइए पढ़कर स्पीकर के रिमूवल को, जब स्पीकर को रिमूव करते हैं तो कितने मेंबर्स का अप्रूवल लगता है जो मोशन पास कराते हैं, कितने मेंबर्स, बस मोशन पास कराने के लिए, मैं फाइनल मेजोरिटी का बात नहीं कर रही हूँ। मोशन पास कराने के लिए योर ऑप्शंस आर 50, 100 और 75। और ये जो मोशन होता है कि बस लोकसभा में पास होते हैं, ये कौन से मेजोरिटी से पास होता है, तो उसे हम टेक्निकली टर्म्स में बोलते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। ये कुछ बेसिक्स है, सब कोई भी टॉपिक पढ़े ना तो ये बेसिक्स। अब ऐसे एक माइंड मैप बनाओ, यहाँ पे लिखो स्पीकर और यहाँ पे वो सारे बेसिक पॉइंट्स एक साथ लिख लो, आपको बार बार बुक खोलने की जरूरत ही नहीं, आप एक साथ सारा कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हो। आगे देखते हैं लोकसभा के बारे में। तो स्पीकर पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मनी बिल पे, मनी बिल का आर्टिकल भी हमें पता होना चाहिए 110, लीडर ऑफ लोकसभा, डिसोल्यूशन पे, सेक्रेटेरिएट एंड प्रोसीजर पे। देखते हैं कैसे क्वेश्चंस, जैसे कि मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ओनली लोकसभा। वैसे ये राज्यसभा में भी जाते हैं, बट राज्यसभा में ऐसा होता है 14 डेज में राज्यसभा को अपना रिकमेंडेशंस देना होता है और पास कर देना होता है। अगर वो 14 डेज बाद पास नहीं करेंगे तो वो ऑलरेडी पास हो जाएगा, और वो जो रिकमेंडेशंस देते हैं वो लोकसभा पे बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। फिर द स्पीकर इलेक्टेड बाई, तो मेंबर्स ऑफ लोकसभा। आर्टिकल 110 इज रिलेटेड टू मनी बिल, और मनी बिल जब इंट्रोड्यूस होता है
मनी बिल को 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो मनी बिल को सर्टिफाई कौन करते हैं? जब सर्टिफाई का बात करेंगे तो ये हमारे स्पीकर करते हैं। और मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली बट विद द प्रायर परमिशन ऑफ, अगर क्वेश्चन ये आ जाए तब इसका आंसर हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। आगे देखते हैं राज्यसभा के बारे में। एक तो ये परमानेंट हाउस है, इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं। फिर मेंबर्स का टेन्योर 6 इयर्स, या फिर ये कह लेते हैं कि 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर्स। अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये PYQ में ऑलरेडी आ चुका है। सीट का एलोकेशन 4th शेड्यूल। प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस एंड सोशल सर्विस। इसके लिए आप एक न्यूमोनिक बना सकते हैं क्लास, इसमें सी नहीं है तो आप सी को ऐसे स्मॉल में लिख लो, बाकी को आप कैपिटल में लिखो, जिससे आपको पता चलेगा कि सी से कुछ है नहीं, बस आपको लर्न करने के लिए आपने न्यूमोनिक बना लिया, लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस एंड सोशल सर्विस। अब आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइए सचिन तेंदुलकर इनमें से कौन से फील्ड से राज्यसभा में नॉमिनेट हुए थे? आगे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमें कुछ बेसिक चीजें पता होना चाहिए, जैसे कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। इसका आर्टिकल आप लोग मुझे कमेंट कर, चलिए मैं ही बता देती हूँ। इसका आर्टिकल है 131। फिर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 32 रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट। फिर फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पे तो बार बार क्वेश्चन भी आया है कि कौन से केस से पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन अभी बहुत न्यूज में था लगातार, आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि गवर्नर ऑफ तमिलनाडु वर्सेस जो केस हुआ था उसके बाद हमारी प्रेसिडेंट ने, ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैम ने सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। इसका आर्टिकल बाय द वे 143 है और उन क्वेश्चंस का आंसर सुप्रीम कोर्ट ने दिया, इसलिए ये काफी ज्यादा न्यूज में था। तो मे भी ये क्वेश्चन आ जाए, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का आर्टिकल बताइए। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट जो एडवाइस प्रेसिडेंट को देती है, क्या वो उनसे बाइंडिंग है? यस और नो? तो नो, वो उनसे बिल्कुल बाइंडिंग नहीं है, फॉलो करना ना करना ये उनकी मर्जी है। आगे देखते हैं लोकल गवर्नेंस। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हम लोगों ने बार बार पढ़ा है, 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट आया है। हमारे DPSP में भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत का बात है आर्टिकल 40 में। 11th शेड्यूल PRIs, 12th शेड्यूल म्युनिसिपैलिटीज। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन तो आर्टिकल 324, फाइनेंस कमीशन तो आर्टिकल 280। वैसे फाइनेंस कमीशन का इस बार क्राइटेरिया चेंज हुआ है, तो जब आप एग्जाम में जाए तो वो भी देख के जाए कि वो न्यू क्राइटेरिया क्या है और कितना % डिवॉल्यूशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं, पॉपुलेशन के बेसिस पे कितना % आपको पैसा मिलेगा, आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन, आपकी फॉरेस्ट में आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आपके पास कितना फॉरेस्ट है, उसके बेसिस आपको कितने पैसे मिलेंगे, वो भी देख कर जाइए आप लोग। तो अभी तक हम लोगों ने ये देख लिया कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सबसे ज्यादा, फिर पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट, स्केड्यूल्स, प्रियम्बल प्लस DPSP। तो अब तक हम लोग ये समझ गए कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, टॉपिक पढ़ते वक्त कौन किन किन बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आर्टिकल्स, स्केड्यूल्स, अमेंडमेंट्स, ये चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब चीज हम लोग बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। अब हम लोग एक थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि हम लोग जब लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो हमें कैसे पढ़ना ताकि हम लॉजिकली पढ़ सके और हमें चीजों को रटना ना पड़े। जैसे एक टॉपिक हम लोग लेते हैं फेडरलिज्म का। अब जब हम लोग फेडरलिज्म का टॉपिक लिए तो 2 तरीके, क्या तो हम यहाँ से पढ़े कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल फीचर्स क्या क्या है, तो यहाँ से हम लोग रटना शुरू करें, डुअल पॉलिटी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ पावर्स, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, बाई कैमरलिज्म, या फिर हम एक लॉजिकल तरीके से समझने की कोशिश करें कि हम इस टॉपिक को कैसे पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग फेडरलिज्म पढ़ते हैं तो हमें ये तो पता है कि इसका मतलब हमारे पास एटलीस्ट 2 ऑर्गन होगा, एक सेंटर एक स्टेट, ठीक है। अब देखा जाए तो इनके बीच पार्ट्स डिवाइडेड होना चाहिए, ठीक है। अगर पार्ट डिवाइडेड होगा तो दोनों अपना अपना काम कर सकते हैं। अब जब पार्ट्स डिवाइडेड होगा तो क्या सेंटर से सारा पार्ट स्टेट को आना चाहिए? अब एक बार सोच के देखो लॉजिकली, अगर सेंटर से सारा पार्ट स्टेट को आएगा तो एक पल के लिए हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं सेंटर क्या चाहेगी, सारा पार्ट उनके पास रहे, तो वो स्टेट से जब चाहे उनका पार्ट वापस ले लेगी। तो ये तो एक अच्छा फेडरेशन नहीं बन पाएगा।
इसलिए ये दोनों अपना पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन से डिवाइड करते हैं। तो हमें समझ में आया कि फेडरलिज्म के लिए सबसे पहले डिवीजन ऑफ पावर्स होना इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले डुअल पॉलिटी होना इंपॉर्टेंट है, फिर डिवीजन ऑफ पावर्स होना इंपॉर्टेंट है। अब वो दोनों अपना पावर कहाँ से लेगी? कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न होना चाहिए जिससे प्रोविजंस क्लियरली मेंशन्ड हो। ठीक है, रिटर्न भी है। अब ये भी तो हो सकते हैं ना, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन तो है पर सेंटर बोलेगी कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड हम कर सकते हैं, अमेंड कर देते हैं और सारा पावर स्टेट से लेके सेंटर अपने पास ले लेगी, तो फिर तो काम नहीं चलेगा। इसलिए ये जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है वो भी रिजिड होना चाहिए। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न प्लस रिजिड होना चाहिए। अब हमारा तो रिजिड है, नॉट सारे चीजों में नहीं, बट एटलीस्ट हमारे फेडरल प्रोविजंस रिजिड है क्योंकि 50% स्टेट्स की रेटिफिकेशन भी चाहिए होती है हमें। ठीक है, अब रिजिड तो हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम भी होना चाहिए, वो तो ऑलरेडी है ही। बट ये सब कुछ बेसिक चीज है, ऐसा कुछ लॉजिकल चीज है जो आप खुद सोच सकते हो और आप खुद बना सकते हो। ठीक है, पर इन सब चीजों के बावजूद भी अगर सेंटर और स्टेट में कोई लड़ाई हुआ, कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो उसको कौन सॉल्व करेगा? तो उसके लिए हमारे पास जुडिशियरी होना चाहिए। अब जुडिशियरी इंडिपेंडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जुडिशियरी इंडिपेंडेंट ना हो तो सेंटर उसको मैनिपुलेट कर सकती है। ठीक है, और इन साथ साथ हमारे पास एक बाई कैमरलिज्म फीचर भी है जिसमें हमारे पास लोकसभा है और राज्यसभा है, और राज्यसभा हमारे स्टेट्स की ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करती है। उनके इंटरेस्ट को सेंटर तक लेकर जाती है। तो अब हम समझ में आया कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। अब यहाँ देखते हैं, डुअल पॉलिटी पहला फीचर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दूसरा, डिवीजन ऑफ पावर्स तीसरा, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चौथा, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन पांचवा फीचर, सिक्स्थ इज इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, सेवेंथ इज बाईकैमरलिज्म। अब आप लक्ष्मीकांत से रटने की जगह खुद से भी अपना दिमाग चला के भी इनको सॉल्व कर सकते हो, और ऐसे आप छोटा सा माइंड मैप बना लो, यहाँ पे लिखो फेडरलिज्म और यहाँ पे सारे फीचर्स एक जगह लिख लो, ताकि जब भी आप रिवाइज करो आपको बस ये एक माइंड मैप देखना पड़े। अब आप बताओ, आपको इस माइंड मैप से देख के पढ़ने में ज्यादा आसानी होगा या फिर बुक से एक एक खोल के एक ऐसे ऐसे करके पढ़ने में? आई थिंक माइंड मैप इज अ बेटर आइडिया। आप खुद से खुद के शॉर्ट नोट्स बना के देखो, तब आपको फील होगा कि चीजें कितनी आसान है और हम कितने ईजिली चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। एक और बात, जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो ना, तो कुछ टॉपिक्स को ना हमें एक साथ कर लेना चाहिए, उससे चीजें आसान हो जाती है। जैसे कि जब आप फर्स्ट चैप्टर कर रहे हो जो कि हमारा हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स है, तो उसको ना आप कोशिश करो कि आप मॉडर्न हिस्ट्री के साथ कर लो, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में भी हमें सेम चीज करना है। फिर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी, बहुत सारी चीजें हैं जो कि मॉडर्न हिस्ट्री में भी सेम है। तो इन दोनों टॉपिक्स को आप मॉडर्न हिस्ट्री के साथ कर लो। फिर आप प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर को एक साथ पढ़ो, क्योंकि ये तीनों काफी सिमिलर है। स्पेशली प्रेसिडेंट और गवर्नर तो आपको एक साथ ही पढ़ना चाहिए। फिर जब आप प्राइम मिनिस्टर पढ़ रहे हो तो एट द सेम टाइम पे आप चीफ मिनिस्टर भी पढ़ लो। जब आप सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ रहे हो उसी टाइम पे आप स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी पढ़ लो। फिर जैसे कि जब आप सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो उसी टाइम पे आप पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम भी पढ़ लो, क्योंकि ये तो हमारा सैलिएंट फीचर है ही ना। आपने ये पढ़ा कि सैलिएंट फीचर में पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारा सैलिएंट फीचर है, फेडरल सिस्टम हमारा सैलिएंट फीचर है, तो फीचर्स क्या है, उनमें क्या क्या मेंशन्ड हमें एक साथ कर लेना चाहिए। और प्रियम्बल भी, जब आप प्रियम्बल कर रहे हो तो उसी टाइम आप फंडामेंटल राइट्स भी कर लो, डीपीएसपी भी कर लो, फंडामेंटल ड्यूटीज भी कर लो, अपना अमेंडमेंट प्रोसीजर भी पढ़ लो, क्योंकि आप
प्रियम्बल में अमेंडमेंट के बारे में पढ़ोगे, आप फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, हर जगह अमेंडमेंट के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए ना कि अमेंडमेंट प्रोसीजर है क्या, आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट कैसे होता है, कितने टाइप की मेजोरिटी है, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। साथ में आप बेसिक स्ट्रक्चर भी कर लो, क्योंकि प्रियम्बल और बेसिक स्ट्रक्चर तो वैसे भी लिंक्ड है। जब आप पीआरआईज करो उसी टाइम पे आप म्युनिसिपैलिटीज भी कर लो। फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, पीआईएल, ये हमारे जितने भी जुडिशियरी रिलेटेड टॉपिक्स हैं ना, इनको आप एक साथ करो ताकि आपको चीजों की ना अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। वैसे हम लोग क्या करते हैं, जिस सीक्वेंस में लक्ष्मी गाने में दिया होता है हम लोग उसी सीक्वेंस में पढ़ लेते हैं। वो सही तरीका नहीं है, क्योंकि इससे आपको प्रॉब्लम होगा। आप ऐसे स्कैटर्ड तरीके से चीजों को पढ़ोगे ना तो आपको कॉन्सेप्ट उतने अच्छे से बिल्डअप नहीं होगा। बट अगर आप एक साथ पढ़ोगे ना तो आपको बेटर समझ में आएंगी चीजें कि आप क्या क्या पढ़ रहे हो, आपको खुद का ना इंटरलिंकिंग डेवलप होगा। जब आप पार्लियामेंट पढ़ो ना उसी टाइम आप पार्लियामेंट कमिटीज भी पढ़ो, उसी टाइम आप कैबिनेट कमिटीज भी पढ़ो, पार्लियामेंट्री ग्रुप भी पढ़ो, सेंटर स्टेट रिलेशंस और इंटर स्टेट रिलेशंस, और साथ में इमरजेंसी प्रोविजंस भी आप एक साथ पढ़ो। फिर देखो आपको कॉन्सेप्ट कितने अच्छे तरीके से बिल्डअप होते हैं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वीडियो में नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।